हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो हज़ार। तो आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। तो पिछले दो क्लास में मैंने जाना था मोशन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी से। तो ये दोनों लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा। तो जितने भी टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक है। ये जेटेड एग्ज़ाम जो होते हैं वो उसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते नहीं हैं। जो भी आते हैं वो बेसिक बेसिक चीज़ें आते हैं। तो आप लोगों ने जितने भी 10 तक पढ़ा था वो आप लोग के माइंड से तो निकल ही गया होगा। तो वो चीज़ को अपने माइंड में आप लोग रिमाइंड कीजिए और उसी बेसिस पे ये जो सीरीज़ है वो आ रहा है। तो ये जो सीरीज़ है उसको अच्छे से ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो एग्ज़ाम में आप लोग को अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मोशन और डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी से। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का वो है फोर्स। ठीक है। और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट सीरीज़ भी लाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। और ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं जेटेट एग्ज़ाम में। जितने भी आते हैं वो बेसिक चीज़ रिलेटेड ही आते हैं। तो ज़्यादा डीपली हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, बस टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देंगे और वो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग माइंड में रखेंगे तो उससे क्वेश्चन वगैरह आसानी से हैंडल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है बल। ठीक है। फोर्स हमारे ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का भी आदत होगा सुबह सुबह जब उठते हैं सबसे पहले हाथ में फ़ोन उठाते हैं। तो फ़ोन उठाने के लिए भी इंसान को क्या चाहिए? बल चाहिए। वो जो बल है फ़ोन उठाने के लिए, वही बल को हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है। या फिर जब हम लोग चलते हैं तो चलने में जो बल लगाते हैं वो क्या है? फोर्स है। तो वो उसमें क्या होता है कि हम लोग बल पीछे की तरफ लगाते हैं, ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है। तभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। ठीक है। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक प्रकार का बल है। ठीक है। जिसके वजह से या तो हम किसी चीज़ को धक्का दे सकते हैं या किसी चीज़ को खींच सकते हैं। और ये जो चीज़ें वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज्ड होते हैं, जिसके वजह से हम लोग हर काम को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है फोर्स में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फोर्स में होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है फोर्स में? कि दो ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन। दो ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन। ठीक है। फोर्स में दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरेक्शन कैसे होता है। चलिए इतना आप लोग जान गए। जो नेक्स्ट है कि फोर्स किसे बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स जो है, फोर्स जो है, फोर्स जो है, इट इज़ अ इंट्रैक्शन। इट इज़ इंट्रैक्शन व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक प्रकार का इंट्रैक्शन है। जिससे क्या होता है, जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो उसका जो मोशन है वो क्या होता है? चेंज होता है। उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चेंज होता है। इसीलिए बोला गया कि फोर्स एक तरह का पुश और पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जिसके वजह से जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करता है तो उत्पन्न होता है वो चीज़। ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेगा तो उससे जो उत्पन्न होगा बल, उसी को तो फोर्स बोलते हैं। ठीक है। उसी को फोर्स बोलते हैं। जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक आदमी है, इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है किसके किसके बीच का? ये बॉक्स का और इस आदमी का। ठीक है, ये दोनों के बीच का इंट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। तभी ये क्या कर रहा है? ये बॉक्स को ये आगे की तरफ धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? इस जगह पे फोर्स लग रहा है दूसरा। देख रहे हैं, जब बॉक्स ये फ्लोर के ऊपर जब रखा हुआ है तो इसको जब ये धक्का दे रहा है आगे की ओर तो पीछे की तरफ भी फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स जो है वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है। वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है।
तो फ्रिक्शन फोर्स के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए, फोर्स तभी उत्पन्न होता है जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करता है। और फोर्स का मतलब क्या है, आइदर पुश और आइदर पुल। तो फोर्स को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? फोर्स को मेजर करने के लिए एक उसका यूनिट होता है, एक माप होता है जिसके हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं। और वो जो माप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बोलेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। और 1 न्यूटन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, पहले जान गए हम लोग फोर्स को मेज़र कैसे करेंगे। फोर्स को मेज़र हम लोग करते हैं न्यूटन की वजह से, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन फोर्स, वो क्या, एक मैग्नीट्यूड है फोर्स का। और फोर्स का ये यूनिट है न्यूटन, जिससे हम लोग फोर्स को मेज़र करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ज़मीन पे। इसका जो मास है वो 1 kg है, ठीक है। इसका मास है 1 kg, इसका जो वेट है 1 kg, ठीक है। और ये जो एसिलरेट कर रहा है, एसिलरेट्स, इसका जो एसिलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ पे, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, जिसका मास 1 kg है और इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस पे जो फोर्स जो जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन का होगा। अब 1 न्यूटन का कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं फोर्स जो होता है वो क्या होता है, M=M×A होता है। M×A, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास है यहाँ पे 1 kg, एक्सीलरेशन है 1, तो 1 न्यूटन हो जाएगा। ये जो क्या है, न्यूटन, लॉ ऑफ न्यूटन है, हम लोग आगे देखेंगे इसको। बस इतना जान लीजिए कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट जिससे हम लोग मेज़र करते हैं वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और फोर्स तभी उत्पन्न होगा जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेगा। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखें। और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे हुआ, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। और कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कुछ बल से ही तो इसको फोर्स, इसको आगे की तरफ क्या कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे, कुछ तो बल होगा, ठीक है। जैसे कि 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये सब क्या है, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, यही मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, जिधर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इसीलिए फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक कोई दिक्कत आया नहीं? चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो फोर्स फोर्स क्या है कि पहले हम लोग जाने थे 2 पॉइंट की, फोर्स कब जनरेट होता है, फोर्स तभी जनरेट होगा जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेगा। उसके वजह से जो चेंजेस आएगा, जो जनरेट होगा, उस चीज़ को हम लोग फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स की वजह से होता क्या है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं ऑब्जेक्ट में। जैसे कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है, इस पे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें चेंजेस आएगा। ये यहाँ से आके यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका एक्सीलरेशन इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, एक्सीलरेशन होने लगेगा इसका, फिर ये क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, किसके वजह से हो रहा है, ये फोर्स के वजह से हो रहा है। तो फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट में चेंजेस आया, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स का इफेक्ट है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाता है, यानी कि रेस्ट हुए ऑब्जेक्ट को भी ये मोशन में ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट,
फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग जानते हैं, आजकल क्या हो रहा है, हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है, हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है, चलते चलते एक्सीडेंट हो जा रहा है। कोई सोया हुआ है, चला रहा है गाड़ी, उसमें एक्सीडेंट हो जा रहा है। इसमें किसका गलती है, रोड का गलती है? नहीं, चलाने वाला की गलती है। मान लीजिए ये हमारा गाड़ी है जो इधर से जा रहा है, ये गाड़ी है वो इधर से आ रहा है, दोनों को आँख लग गया या किसी एक को आँख लग गया या ब्रेक फेल हो गया, तो ये आपस में आके क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जैसे कोलाइड करेगा, ये स्पीड में आ रहा था, ये भी स्पीड में आ रहा था, इसका एक दूसरे से कोलाइड किया, दोनों का स्पीड कम हो गया और दोनों स्टॉप हो गया। एक दूसरे पे ये भी फोर्स लगाया, इधर से ये भी फोर्स लगाया, दोनों फोर्स लगाए एक दूसरे पे, इसके वजह से क्या हुआ, दोनों का स्पीड स्लो हो गया। ठीक है, तो फोर्स जो है वो किसी भी मोशन ऑब्जेक्ट का क्या करता है, उसका जो है पोजीशन वो क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, शेप एंड साइज चेंज करता है। जब एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, टूटेगा फटेगा। तो इससे क्या हुआ कि फोर्स के वजह से ही ये सब कुछ चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, तो इसी बेसिस पे, ठीक है, इंटरेक्शन के बेसिस पे ही फोर्स को है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो मेन बताया जा रहा है वो क्या बता रहा है, इंटरेक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, उससे जो फोर्स जनरेट होगा उसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। यहाँ भी इंटरेक्शन का ज़रूरत है। और नॉन कांटेक्ट का मतलब जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जब फोर्स लग रहा है, तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली टच करेंगे, जैसे कि पुशिंग द ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को पुश करना। ठीक है, दौड़ना, दौड़ने में क्या होता है कि हमारा जो पैर है, ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, ज़मीन के साथ, ये आएगा कांटेक्ट फोर्स। लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट, ये भी एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होना चाहिए कि फिजिकली टच होना चाहिए दो बॉडी में, तभी क्या होगा, फोर्स कांटेक्ट फोर्स हम लोग बोलेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या आता है, सबसे पहले मस्कुलर फोर्स, मसल से जो फोर्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द मसल्स द फोर्स इज कॉल्ड मसल्स फोर्स और मस्कुलर फोर्स। तो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, कोई भी काम करता है तो वो अपना ताकत, अंदर का जो ताकत है वो यूज़ करता है, अपने मसल्स का ताकत यूज़ करता है किसी भी काम को करने में, जैसे कि दौड़ने में, कोई भी सामान उठाने में। ठीक है, किसी चीज़ को धक्का देने में, किसी चीज़ को फेंकने में, वो क्या करता है, अपना मसल्स को इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए जब ये फोर्स लगेगा उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, मस्कुलर यानी मसल्स पे डिपेंड करता है हम लोग का स्ट्रेंथ। ठीक है, मसल्स पे डिपेंड करता है हम लोग का स्ट्रेंथ। तो वो जो फोर्स होगा जो मसल्स के द्वारा लगाया जाएगा उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। तो हमारे जो डेली लाइफ है वो मस्कुलर फोर्स से ही तो कर रहे हैं ना हर चीज़। तो जितने भी एग्जांपल हैं सुबह से लेकर शाम तक वो सारे मस्कुलर फोर्स में आएंगे। अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देख चुके थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग धक्का देते हैं रेस्ट में है, तो वो अचानक से आगे नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन का जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं तो क्या होता है कि अगर अपोज ही नहीं करता तो उसको धक्का देते वो आसानी से चला जाता आगे। ठीक है, वो आसानी से आगे की ओर बढ़ जाता। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा मोशन यानी कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी रेस्ट में है, जब इधर से हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये इधर की तरफ पुश होगा। ठीक है, वो अचानक से नहीं, थोड़ा पुश होगा। ठीक है, यह पुश हुआ, तेज़ी से पुश हुआ, आगे जाके वो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो होता है?
क्योंकि जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है जिस पे वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट या कांटेक्ट है एक दूसरे पे। फ्लोर जो है ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में है, तो इसीलिए कांटेक्ट फोर्स ही लगेगा। तो ये जो फोर्स है, फ्लोर जो लगा रहा है इस बॉक्स पे, वो पीछे की तरफ लगा रहा है, मतलब कि फोर्स, फिजिकली फोर्स आगे की तरफ लगेगा, और ये जो फोर्स है फ्लोर के द्वारा वो पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो कि अपोज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को और फोर्स को। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जो कि अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ चल रही है, तो उसके अपोजिट में ही ये फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे होता क्या है, इंटरेक्शन कैसा होता है, इंटरेक्शन जो होता है दो सरफेस में, वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारा सरफेस, सरफेस तो दूर से देखते हैं हम लोग जब नेकेड आर्ट से, वो तो प्लेन दिखता है, बट जब सामने से देखेंगे, पास दिखेंगे, इसके ऊपर ऐसा ऐसा रिज बना हुआ होता है। ठीक है, रफ सरफेस होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्लेन नहीं होता है, उसका भी क्या होता है, रफ सरफेस होता है। जब ये दोनों रफ सरफेस आपस में कांटेक्ट करेंगे तो ये इंटरलॉक हो जाएंगे। अब इस इंटरलॉक के वजह से क्या होता है कि इसका जो, जब ये मोशन में रहेगा, ये मोशन में रहेगा, तो इंटरलॉक की वजह से ये ज़्यादा मोशन नहीं कवर कर पाएगा, वो धीरे 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 स्लो हो जाएगा इस इंटरलॉकिंग के वजह से, और आगे जाके फाइनली स्टॉप हो जाएगा। तो ये इंटरलॉकिंग के वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, किस कौन डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो मोशन में होता है तो उस मोशन को अपोज करेगा, उस मोशन को रोकेगा, और फाइनली क्या करेगा, धीरे 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 उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला देगा। यही है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स समझ में तो आ गया होगा आप लोग को कि हमेशा कैसा लगता है, वो अपोजिट में लगता है। ठीक है, जैसे कि जब आप लोग माचिस जलाते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, वो बर्न करता है। ठीक है, रफ सरफेस की वजह से वो जब आपस में टकराता है, ठीक है, तो उसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होता है तो मैच स्टिक में जो फॉस्फोरस होता है वो बर्न करता है। अब आते हैं हम लोग एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का बहुत एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है कि फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, जब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग चलते हैं ज़मीन पे, तो फ्रिक्शन के वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग स्लिप करके तुरंत गिर जाएंगे। इसलिए फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे चलने में। ठीक है, कोई भी व्हीकल्स या गाड़ी वगैरह जब रोड पे चलते हैं तो वहाँ जो कांटेक्ट होता है, रफनेस जो होता है रोड पे, वो ज़रूरी है रफनेस, क्योंकि वो रफनेस नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं होगा। जब फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं होगा तो हम लोग का कार बाइक का ब्रेक भी अप्लाइड नहीं होगा। अप्लाइड होगा ब्रेक, बट वो किसी काम का नहीं होगा, स्लिप कर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन क्या करता है, रोड पे वो ग्रिप बनाता है, दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट करता है तो ग्रिप बनाता है, इंटरलॉकिंग करता है। ठीक है, रफनेस की वजह से। और तीसरा क्या है कि जब हम लोग लिखते हैं किसी भी पेपर में पेंसिल से या पेन से, तो वहाँ पे क्या होता है, रफनेस के वजह से ही हम लोग उस पे क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। ठीक है, रफनेस के वजह से ही हम लोग लिख पाते हैं। जैसे कि ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट होता है पेंसिल में, और रफनेस की वजह से क्या होता है कि वो जब ग्राफाइट से हम लोग लिखते हैं तो उसके रफनेस में, उसके इंटरलॉकिंग में क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है, जब हम लोग लिखते हैं, ये हमारा पेज है, जब पास से देखेंगे ना तो पेज का रफनेस होगा इस तरह। ठीक है, और ये हमारा पेंसिल। ठीक है, ये हमारा पेंसिल, जब हम लिखते हैं पेंसिल से रफनेस में क्या होता है, इसका जो कुछ अमाउंट है, ये जो ग्राफाइट होता है इसका कुछ अमाउंट इधर इधर फंसते जाता है, इंटरलॉकिंग में वो क्या होते जाता है, फंसते जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो आसानी से हम लोग क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। ठीक है, और वो चीज़, लिखा हुआ चीज़ क्या होता है, अपीयर होता है, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग में जो होता है इसका कंपोनेंट आके इंटरलॉक हो जाता है, फंस जाता है। तो रफनेस बहुत ज़रूरी है। डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शन फोर्स का। जैसे कि क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा, अगर फ्रिक्शन के वजह से मशीन का जो पार्ट है वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है।
कंटिन्यू अगर मशीन कोई चल रहा है और ख़राब होता भी है, इसीलिए हर महीने जो होता है कितने भी मशीनरी चीज़ें हर ट्रीटमेंट चाहिए उसको भी हर मंथली। ठीक है। और हीट जनरेट होते हैं, ये सब क्या है डिसएडवांटेज है। तो ये सब करने का भी क्या है उपाय है। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं जिसके वजह से हम लोग फ्रिक्शन को क्या कर सकते कम कर सकते हैं और डिसएडवांटेज को दूर कर सकते हैं। जैसे कि लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेशन क्या है, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, ये सबसे क्या होगा कि स्मूथ बना देगा सरफेस को। जब स्मूथ बना देगा मशीन का जो पार्ट है वो आसानी से चलेगा। ठीक है, बिना हीट जनरेट किए, बिना नॉइस किए। बॉल बियरिंग जो होता है, आप लोग जब देखे हैं, जब आप लोग साइकिल या फिर बाइक सर्विसिंग करवाने के लिए जाते होंगे तो टायर में जो होता है सेंटर पे, जहाँ से वो एक्सिस जो होता है वो जहाँ से वो रोटेट करता है वहाँ पे बॉल बियरिंग करता है। बॉल बियरिंग करने में छोटा छोटा जो होता है छर्री जिसको बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में, वो डालता है ताकि फ्रिक्शन कम लगे, वो आसानी से रोटेट करे। ठीक है। पॉलिशिंग हो गया, पॉलिशिंग से क्या होगा, जो रफ सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा, फ्रिक्शन कम लगेगा। तो ये सभी क्या मेथड है जिससे फ्रिक्शन को हम लोग आसानी से कम कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये है फ्रिक्शन के तीन टाइप, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में है वो आगे तरफ मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है। और वो जो फ्रिक्शन है वो कैसा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से जितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन भी इधर से उतना ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना फ्रिक्शन भी फोर्स लगा रहा है। इसके वजह से इसका जो मूवमेंट है वो कैसा है, ज़ीरो, क्या है, रेस्ट में है। इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि फोर्स जितना फ्रिक्शन इधर से लगा रहा है उतना ही फोर्स उधर से भी आ रहा है, इसलिए क्या रेस्ट में है, कोई मोशन में नहीं है। ठीक। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फोर्स अप्लाइड है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, फ्रिक्शन से। ठीक है। यहाँ पे जो लगता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको म्यू के से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू के ये बताता है कि किस वैल्यू से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, किस वैल्यू से फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, म्यू के का वैल्यू जो होगा यहाँ पे कम होगा, और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, म्यू के का वैल्यू और कम होगा और कम होगा और कम होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि रोलिंग करता है, फोर्स जो होता है यहाँ पे वो ज़्यादा होता है फ्रिक्शन फोर्स से। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे इक्वल होता है, इसकी वजह से क्या है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और यहाँ पे म्यू के का वैल्यू क्या होता है, हमेशा बहुत ही कम होता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि यो सबसे लेस वैल्यू होता है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे वैल्यू इसका हमेशा क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, बहुत ही हाई होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना है, इधर की तरफ पुश कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मोशन में है, मोशन में है ना ये, तो हम इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। और ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल लगता है, हम लोग जानते हैं ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, मास लगेगा, वेट लगेगा। ठीक है, वेट क्या होता है, mg होता है। ठीक है, इसका मास प्लस ग्रेविटी, जिस ग्रेविटी से वो अर्थ पुल कर रहा है, तो नॉर्मल जो होता है वो इक्वल होता है किसके, mg के इक्वल होगा। ये जो फोर्स होता है वो बैलेंस होता है, नहीं तो ये ऊपर नीचे भी क्या करता, मूव करता। ठीक है, तो म्यू के याद रखिएगा यहाँ पे कि म्यू के जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रोल करता है। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या था, फिजिकली टच होना चाहिए, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फिजिकल टच नहीं होता है, मतलब कि दो बॉडी में आपस में सटे हुए नहीं रहते हैं, उसमें जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है भाई, नॉन कांटेक्ट में फोर्स कैसे जनरेट होगा। तो होता है, अर्थ का जो ग्रेविटी होता है, आप लोगों ने कहानी तो सुना होगा, न्यूटन जब बैठे हुए थे एप्पल के नीचे तो आम, सॉरी, एप्पल एप्पल क्या गया ऊपर, सर के ऊपर से पेड़ से वो नीचे गिरा। ठीक है, वो गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। माइंड में तो सवाल आता होगा ना, ये चीज़ उसके माइंड में भी आया था, तभी वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन निकाला। चलिए नॉन कांटेक्ट वो आगे बढ़ाएंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स, अब नॉन कांटेक्ट फोर्स बिना फिजिकल कांटेक्ट का भाई फोर्स जनरेट हो, उसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अब वो कहाँ पे है, कैसे है, तो इसके लिए जब सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी। इफ यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड इट फॉल्स बैक बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये तो बात सच है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसी को तो ग्रेविटी बोलते हैं, अर्थ का ग्रेविटी, जिससे किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे। जैसे कोई भी बॉल जब हम लोग ऊपर में थ्रो करते हैं वो नीचे आता है, क्यों आता है, अर्थ जो है वो पुलिंग वाला फोर्स लगाता है, पुलिंग फोर्स लगाता है। ठीक है, अब बॉल हवा में गया, ठीक है, बॉल हवा में गया, बॉल और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है पुलिंग वाला। ये कैसा, अर्थ का ये प्रॉपर्टीज़ है, अर्थ का प्रॉपर्टीज़ है, वो कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जो कि पुलिंग नेचर का होता है टुवार्ड्स द सेंटर। इसी को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, और यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है बॉल और पृथ्वी के बीच में, इसीलिए ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसी तरह क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, दो मैग्नेट के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, बट वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मैग्नेट से किसी नेल्स को, किसी कांटी वगैरह हो गया या फिर किसी आयरनी सब्सटेंस को जब हम लोग उसके पास मैग्नेट ले जाते हैं, वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है विदाउट एनी कांटेक्ट। कांटेक्ट करेंगे वो तो अटैच हो ही जाएगा, लेकिन बिना कांटेक्ट का वो अपने तरफ क्या करता है, पुल करता है। उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे यूनिवर्स में वो सारा अर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स है जी इज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर। m1 और m2 क्या है, दो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, आर स्क्वायर। मतलब कि ये हुआ, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, m1 m2। ठीक है, ये हमारा अर्थ है भैया। इसको मान लेते हैं अर्थ, इसको पता नहीं क्या हो गया, नहीं लिखा रहा अर्थ। ये हमारा अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो r हो गया। तो अर्थ जो इस पर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स क्या लगाएगा, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, m1 इंटू m2 डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये क्या है, कांस्टेंट है। ये m1 इसका तो मास बहुत ज़्यादा है भाई, अर्थ है तो, और इसका मास कम है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, और उसके डिस्टेंस का आर स्क्वायर, ये हमें क्या बताएगा, फोर्स। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा, टोटल फोर्स कितना लगा, इससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे पता करें कि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आप लोगों ने बचपन में ये तो ज़रूर किया होगा, अपने कंघी से बाल जब किया होगा, कंघी अपने बाल में, और उसके बाद छोटे छोटे पेपर के टुकड़े करने के बाद जब उस कंघी को पेपर के पास जब ले गए होंगे, तो क्या हुआ था, क्या होता था, पेपर जो है वो अट्रैक्ट कर जाता था। क्यों अट्रैक्ट करता था, क्योंकि उस कंघी पे चार्ज आ जाता था। ठीक है,
उस चार्ज जब आता था तो वो उसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता था। ठीक है, जब रफ़ किसी भी चीज़ में जब हम लोग रफ़ करते हैं तो उसका जो एनायन है वो जंप करके एक्साइटेड करके जब एक्साइट हो जाता है तो एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो वही एनायन जब ट्रांसफ़र हो जाता है किसी भी रफ़ हम लोग जब करते हैं, जैसे कि कंघी को जब बालों में रफ़ करते हैं तो हमारे बॉडी में भी है चार्ज। ठीक है, हमारे बॉडी में भी चार्ज है। तो वो क्या होता है कि इन चार्जेस होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें, और जब वो चार्ज जब ट्रांसफ़र होता है उसके पास कैपेसिटी आ जाता है, फोर्स आ जाता है वो, ताकि वो आसानी से अट्रैक्ट कर सके। तो जैसे हम लोग उसे पेपर के टुकड़े के पास जब कंघी को ले जाते हैं वो आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि वो चार्जेबल है, चार्ज हो गया है वो। तो वो क्या कैसा लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से पेपर जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। पेपर जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इक्वल फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ना ही इधर जाएगा वो ना ही उधर जाएगा वो। मतलब कि ये भी फोर्स लगा रहा है 300 का, ये भी फोर्स लगा रहा है 300 का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ना इधर जाएगा और ना इधर आएगा। ठीक है, बैलेंस में रहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। और जहाँ यहाँ पे 300 लगा रहा था और यहाँ से दो आदमी को हम लोग गायब कर दें, मतलब कि 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, ये आसानी ये जो है खींच लेगा इसको, इस बंदे को ये लोग तीनों मिलके खींच लेगा। तो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो ये जो फोर्स लगाया 100 न्यूटन पे, इन लोग का था 300 न्यूटन, वो इसके फोर्स को अनबैलेंस कर दिया और इधर की अपनी ओर खींच लिया। इसी को हम लोग अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बैलेंस फोर्स में होता है कि नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अनबैलेंस में क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरोज़ के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसके वजह से नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलिए उससे पहले हम आप लोग को एक और फोर्स जो होता है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, बायन्स फोर्स। ठीक है, बायन्स फोर्स क्या होता है, बायन्स फोर्स क्या होता है बताते हैं आप लोग को, बायन्स फोर्स। चलिए हम लोग देखते हैं बायन्स फोर्स के बारे में। आप लोग जानते होंगे बायन्स फोर्स किसको बोलते हैं। वो फोर्स जो कि फ्लूइड लगाता है, ये फोर्स हमेशा पानी यानी फ्लूइड में यानी पानी में ही लगेगा। ठीक है, पानी या हवा में लगेगा। वह फोर्स जो फ्लूइड के द्वारा लगता है, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं देता है, डूबने भी देता है और डूबने नहीं भी देता है, यानी कि फ्लोटिंग करने देता है। वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोन्स फोर्स। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो डूब जाता है या तो फ्लोट करते रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ये हमारा पानी का लेयर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बॉल। ठीक है, ये बॉल है, इस बॉल का क्या होगा, डेंसिटी होगा अपना। ठीक है, इस बॉल का भी डेंसिटी होगा। ये जो पानी है, ये जो पानी है इसका तो डेंसिटी तो होगा ही। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो घनापन जिसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का गाढ़ापन या घनापन, उसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक, इसका अपना डेंसिटी है। डेंसिटी डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी जो होता है वो डिपेंड करता है मास पे और वॉल्यूम पे। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का अपना डेंसिटी है और इसका पानी का अपना डेंसिटी है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का जो है इसका अपना मास भी होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। और ये जो डेंसिटी है पानी का, ये ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से ये जो बॉल है वो फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, पानी के ऊपर तैर कर रहा है, ये डूब नहीं रहा है। ठीक है,
इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोंस फोर्स। ठीक है, बायोंट फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोंट फोर्स। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो बायोंट फोर्स भी होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट्स डूब भी सकता है और क्या होता है, तैर सकता है। तो बायोंट फोर्स को समझने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, आप लोग सुने होंगे नाम, जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जानते नहीं होंगे, नाम तो सुने होंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुना सुना तो लग रहा है ना। चलिए ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि वो जो बायोंट फोर्स जो होता है, बायोंट फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, उस वेट के बराबर जो कि डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेस किया है पानी में। ठीक है, जैसे कि हम बताए थे, ये ऑब्जेक्ट का जो इतना जो पार्ट है, यहाँ से पानी को क्या किया, ये डिस्प्लेस किया, इतना पार्ट तो यहाँ का जो पानी था वो डिस्प्लेस हुआ, तभी तो अंदर आया वो उतना ही डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उतना ही डिस्प्लेस करेगा जितना कि उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा, और उतना ही फ्लूइड जो होगा वो क्या लगाएगा, बायोंट फोर्स लगाएगा इस पर। ठीक, बायोंट फोर्स लगाएगा। इसमें एक लाइन लिखिए आप लोग कि बायोंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बायोंट फोर्स इक्वल द वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्प्लेस किया गया जो वेट है, ठीक है, जितना डिस्प्लेस किया वो पानी का, उतने ही फोर्स क्या करेगा, वो बायोंस फोर्स लगाएगा, यानी फ्लूइड लगाएगा। ठीक है, ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और बायोंस फोर्स का जो फॉर्मूला जिसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बायोंट फोर्स जो होता है वो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। ये होता है बायोंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जी का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग जनरली लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें कि बायोंट फोर्स ज़्यादा लगता है कम लगता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंक कर रहा है, ठीक है, सिंक कर रहा है तो क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से डूब गया, देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी तरह से वो डूब गया, क्या कर गया, सिंक कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बायोंट फोर्स जो था वो क्या था, ग्रेटर था। ठीक है, बायोंट फोर्स जो था वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट से, ऑब्जेक्ट का वेट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, इसके वजह से वो क्या कर गया, सिंक कर गया, सॉरी फ्लोट। सिंक करेगा तो क्या होगा, बायोंट फोर्स हमेशा कम होगा, तभी ना सिंक करेगा, जब कम होगा तो वो कम फोर्स लगाएगा, और जब कम फोर्स लगाएगा तो धीरे 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 नीचे आने लगेगा। ठीक है, अब बायोंट फोर्स जब ज़्यादा लगाएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को वो ऊपर पुश करेगा ज़्यादा, अब जिसके वजह से ऑब्जेक्ट को जब पुश करेगा ज़्यादा तो ये क्या होगा, सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। तो सब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कब सिंक करेगा, कब फ्लोट करेगा। तो बायोंट फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोंट फोर्स सिंक कब करेगा, सिंक कब करेगा, जब बायोंट फोर्स जो है वो कब क्या होगा, जब बायोंट फोर्स कम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट से। और फ्लोट कब करेगा, जब बायोंट फोर्स ग्रेटर और इक्वल होगा ऑब्जेक्ट का वेट से, तब क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल है नाव वगैरह जो चलते हैं हमारे, शिप वगैरह जो चलते हैं वो इसी बेसिस पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे ही चलते हैं। ठीक है। उसमें शिप वगैरह में क्या होता है कि इंजीनियर लोग जब शिप को जब बनाता है तो उसमें हैवी हैवी स्टील क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है। हॉलो स्टील वगैरह यूज़ करते हैं जिससे कि क्या करे, उसका जो है वो एवरेज डेंसिटी डिक्रीज़ कर सके, कम से कम डिस्प्लेस कर सके वाटर को, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सके आसानी से। तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप लोग यहाँ पे नोट्स है वो तो पढ़ ही लीजिएगा, समझ भी चाहिएगा। तो हम लोग बस डायरेक्टली हम बता रहे हैं कि होता क्या है। कि यहाँ पे देखिए ए से बी तक ये पाथ दिया हुआ है। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वर्क जो करेगा, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वर्क जो करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, पाथ पे, स्टार्टिंग और एंडिंग के पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग के पाथ पे डिपेंड करेगा। द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नॉट द पाथ टेकन। बस ए से बी तक का वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब ए से जाना है बी तक तो चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स कैन बी फुली रिकवर एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। कोई भी वर्क डन जो करेगा, कोई भी वर्क डन जो होगा फोर्स के अगेंस्ट में, वो कैसा होगा, वो रिकवर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। और वही वर्क डन जब पाथ डिपेंडेंट हो जाता है, पाथ यानी कि ए से बी का इस पाथ में, फिर ए से अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो इसका पाथ ये हो जाएगा, फिर इसका पाथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पाथ डिपेंड है। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है कि कंजर्व नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पे फोर्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। फोर्स क्या होगा, वो रिड्यूस करेगा इसका मैकेनिकल एनर्जी और कन्वर्ट करेगा नॉन मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि किस में, थर्मल एनर्जी हो गया या फिर साउंड हो गया ये। और कंजर्वेटिव एनर्जी फोर्स जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है। कोई भी वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिकवर हो जाएगा। बस इतना याद रखें। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जो होता है, कंजर्वेटिव जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव में वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 3। लेकिन इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 3। ये ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा कवर करते हैं क्योंकि बैटरी भी चार्ज नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे उस चीज़ को। चलिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आते हैं। जो न्यूटन का जो है वो 3 मोशन दिया था। ठीक है। 3 लॉ दिया था मोशन का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि कोई भी बॉडी वो अपने पोजीशन पे ही रहेगी, रेस्ट पे रहेगी या फिर कंटिन्यू अगर मोशन में हो तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। इसका कहने का मतलब बस सीधा सा बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो क्या करेगा, मोशन में रहेगा। ठीक है। जब तक कि उसके ऊपर क्या लगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स पर अप्लाइड करेंगे तो इसका हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसका स्पीड कम हो जाए, और इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे ये मूव करने लगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगे। ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस पे, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मोशन चैप्टर मैंने बताया था। ठीक है। टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का जो कि रेसिस्ट करता है। ठीक है। रेसिस्ट करता है उसके स्टेट को चेंज होने से। तो ये सब पीछे का दिया हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर डायरेक्शन। सेकेंड लो क्या बोलता है,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब कि क्या होगा कि मोमेंटम में चेंजेस कैसे आएगा, मोमेंटम में जितना चेंजेस आएगा वो इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, मोमेंटम जो होगा वो प्रोपोर्शनली होगा किससे, अप्लाइड फोर्स से। तो F इक्वल टू एम वी होता है, अच्छा हाँ एम ए होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर फोर्स इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम ए। इस इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बस याद रखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स से। अब आते हैं थर्ड लॉ। तो एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि फर्स्ट मैंने एग्जांपल दिया था, इधर से भी क्या आ रहा है, कार आ रहा है, इधर से भी कार आ रहा है, दोनों आपस में टकराया, जितना इसको नुकसान होगा उतना ही इसको नुकसान होगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो इक्वल इन अपोजिट फोर्स लगा तभी को दोनों को बराबर का नुकसान होगा। अगर तुम चल जाओगे कार के सामने तो इक्वल अपोजिट तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये बताता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि वॉकिंग जब चलते हैं तो हम लोग जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स से हम लोग आगे भी जाते हैं। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, दौड़ने लगेंगे तो ज़्यादा और फोर्स लगेगा। वही है कि फुट जो होता है वो पुश करता है बैक ग्राउंड को। रॉकेट भी, रॉकेट का भी अलग है, इसका मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, रॉकेट का अलग मैकेनिज्म है। उसमें जो मास होता है फ्यूल का, वो जितना तेज़ी से निकलेगा, वो जितना पर सेकेंड वो जितना ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, उतना ही उसके तेज़ी से वो ऊपर जाएगा, और जिस फोर्स से वो ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, ये हमारा रॉकेट है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, चैम्बर हो गया, इधर चैम्बर होता है, यहाँ पे फ्यूल टैंक। तो क्या होता है, रॉकेट में जर्क लगता है और वो जो फोर्स है, ये जो फोर्स नीचे लगा, ये जो फोर्स लगता है, ये फ्यूल का मास जितना रिलीज होगा, मास पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। और उसी थ्रस्ट से वो क्या होगा, रॉकेट ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे कि गन जब चलता है तो पीछे की तरफ धक्का देता है ना, जितना तेज़ी से बुलेट निकलेगा उतना पीछे से जर्क मारेगा वो, तो वो आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अब आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो इट इज़ अ फिजिकल टर्म डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट क्वांटिटी ऑफ मोशन। हाँ, तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मोशन का क्वांटिटी बताता है कोई। ठीक है, अब ये कैसे हम लोग पता करेंगे, तो मोमेंटम क्या होता है कि डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये भी इसीलिए ये क्या वेलोसिटी आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, और मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट में जब कोई बॉल जब ऊपर जाता है, जब ऊपर से आता है, उसका जो मास है, ठीक है, मास और वेलोसिटी दोनों इंक्रीज़ करता है। मास इंक्रीज़ नहीं करता, वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है, और उसका जो वेट होता है विथ ड्यू टू ग्रेविटी वो बढ़ता है, जिसके वजह से मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी तेज़ हो जाता है, और उसका जो ओवरऑल जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग डायरेक्टली बिना हाथ को पीछे किए अगर हम लोग बॉल को पकड़ेंगे, वो हमारे हाथ को हार्म कर सकता है। इसीलिए उसका मोमेंटम को कम करने के लिए, उस बॉल का मोमेंटम को कम करने के लिए, ठीक है, उसका वेलोसिटी को कम करने के लिए, उसका मास को कम करने के लिए हम लोग को हाथ को पीछे लाना पड़ता है थोड़ा। वो होता है मोमेंटम। मोमेंटम को कम करने के लिए वो चीज़ करना पड़ता है। दो तरह का मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो मोमेंटम जो कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम जनरेट होगा, उसका जो क्वांटिटी होगा मोमेंटम का, उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। और एंगुलर में क्या होगा, सर्कुलर पाथ, इसमें जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे तो वहाँ पे जो क्वांटिटी होगा उस मोशन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम को मेज़र करेंगे। ठीक है, ये रहा मोमेंटम। मोमेंटम पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इस चैप्टर से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और बनाएंगे, इससे आप लोग आसानी से क्लियर हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ है वो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। मेरा फ़ोन जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है, इसलिए आज तक के लिए बस इतना ही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझ लीजिएगा। थैंक यू।